अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 503 का लेसन 11 और 12 स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला आइडिया ये है कि मैनेजर का काम सिर्फ लोगों को सुपरवाइज करना नहीं होता, उसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह समझना होता है। सिस्टम सिंपल वर्ड्स में ऐसे हिस्सों का ग्रुप होता है जो एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है और मिलकर एक पूरा रिजल्ट बनाता है। सोचो साइकिल को, अगर व्हील, चेन, हैंडल और ब्रेक्स अलग अलग रखे हों तो वो बस पार्ट्स हैं, लेकिन जब ये सब सही तरह कनेक्ट हो जाते हैं तब एक कंप्लीट साइकिल काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह काम करती है। अब सिस्टम के दो बेसिक टाइप समझते हैं। एक होता है क्लोज्ड सिस्टम और दूसरा होता है ओपन सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम वो होता है जो अपने एनवायरनमेंट से ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करता, यानी बाहर की दुनिया का उस पर कम असर होता है और वो खुद भी बाहर से ज्यादा फीडबैक नहीं लेता। ओपन सिस्टम इसके ऑपोजिट होता है। ये अपने एनवायरनमेंट के साथ डायनामिक इंटरैक्शन करता है। इसका मतलब है कि कस्टमर्स, सप्लायर्स, मार्केट, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सब इस पर असर डालते हैं और ये उन सब के साथ कनेक्टेड रहता है। आज जब हम ऑर्गेनाइजेशंस को सिस्टम्स कहते हैं तो हम मोस्टली ओपन सिस्टम्स की बात करते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन अकेली सर्वाइव नहीं करती। उसे बाहर से रिसोर्सेज लेने होते हैं और फिर बाहर ही रिजल्ट्स देने होते हैं। इस फ्लो डायग्राम में देखो, ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन सिस्टम की तरह शो किया गया है। सबसे पहले इनपुट्स आते हैं। इनपुट्स में रॉ मटेरियल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल और इंफॉर्मेशन जैसी चीजें शामिल होती हैं, यानी काम शुरू करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो इनपुट्स हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आता है। यहाँ एम्प्लॉइज का वर्क, मैनेजमेंट एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस मेथड्स मिलकर इनपुट्स को यूजफुल फॉर्म में चेंज करते हैं। फिर आउटपुट्स निकलते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल रिजल्ट्स और ह्यूमन रिजल्ट्स। नीचे फीडबैक भी दिखाया गया है। फीडबैक हमें बताता है कि रिजल्ट कैसा रहा और एनवायरनमेंट ने उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया। सिंपल टेकअवे ये है कि ऑर्गेनाइजेशन बाहर से लेती है, अंदर प्रोसेस करती है और फिर रिजल्ट वापस बाहर देती है। ओपन सिस्टम्स की दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। पहली है नेगेटिव एंट्रोपी। नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि सिस्टम अपनी एनर्जी खत्म होने नहीं देता। वो एनवायरनमेंट से नए इनपुट्स और फीडबैक लेता रहता है ताकि वीक या इनएक्टिव ना हो जाए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है कि पूरा रिजल्ट अलग अलग पार्ट्स के सिंपल टोटल से ज्यादा स्ट्रांग हो। सोचो, एक टीम में एक बंदा प्लानिंग करता है, दूसरा एग्जीक्यूशन करता है और तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अलग अलग इनकी वैल्यू है, लेकिन मिलकर रिजल्ट और बेटर बन सकता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिस्टम्स व्यू पॉइंट मैनेजर्स को ये सजेस्ट करता है कि अपनी यूनिट्स को ओपन सिस्टम्स की तरह चलाना ज्यादा सक्सेसफुल होता है, क्लोज्ड सिस्टम्स की तरह नहीं। अब लेसन 12 की तरफ आते हैं, जहाँ फोकस एनवायरनमेंट और कल्चर पर है। मैनेजर कभी एम्प्टी स्पेस में काम नहीं करता। उसके डिसीजंस पर बाहर की फोर्सेस भी असर डालती हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की सोच भी। एनवायरनमेंट से मुराद वो इंस्टीट्यूशंस और फोर्सेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती हैं और उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती हैं। नोट्स में दो टाइप्स बताए गए हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाहर की दुनिया है। इंटरनल साइड को समझने में ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी दो मेजर हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मेगा एनवायरनमेंट और टास्क एनवायरनमेंट। पहले इन दोनों का ओवरऑल मतलब समझ लेते हैं। मेगा एनवायरनमेंट ब्रॉड लेवल की कंडीशंस और ट्रेंड्स को शो करता है, यानी सोसाइटी का वो बड़ा बैकग्राउंड जहां ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है। ये एक स्पेसिफिक कस्टमर या सप्लायर की बात नहीं करता, बल्कि ओवरऑल एक्सटर्नल सेटिंग को एक्सप्लेन करता है। इसमें पहला एलिमेंट टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन का नाम नहीं होता, बल्कि नॉलेज की स्टेट होती है, यानी चीजें बनाने और सर्विसेज देने का नया तरीका। दूसरा एलिमेंट इकोनॉमी है, जो वेल्थ के प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और कंज्यूम होने से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स जैसी चीजें ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती हैं। तीसरा लीगल पॉलिटिकल एलिमेंट है, यानी लॉज, गवर्नमेंट सिस्टम्स और रेगुलेशन। चौथा सोशियो कल्चरल एलिमेंट है, जिसमें वैल्यूज, बिलीफ्स, नॉर्म्स, बिहेवियर्स और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स आते हैं। ये डिमांड को चेंज कर सकते हैं। पांचवा इंटरनेशनल एलिमेंट है, जो दूसरे कंट्रीज में होने वाली डेवलपमेंट्स को इंक्लूड करता है। करेंसी चेंजेस और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पर असर डाल सकते हैं। मेगा एनवायरनमेंट ब्रॉड पिक्चर देता है, लेकिन टास्क एनवायरनमेंट ज्यादा डायरेक्ट होता है। ये उन स्पेसिफिक आउटसाइड एलिमेंट्स की बात करता है जिनसे ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस चलाते वक्त रोज इंटरैक्ट करती है।
सबसे पहले कस्टमर्स और क्लाइंट्स आते हैं जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदते हैं। उनकी नीड्स समझना बहुत ज़रूरी है। फिर कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो राइवल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर करते हैं या फ्यूचर में कर सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को ये देखते रहना होता है कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। उसके बाद सप्लायर्स आते हैं जो रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेबर सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को सूटेबल वर्कर्स चाहिए होते हैं। और गवर्नमेंट एजेंसीज भी टास्क एनवायरनमेंट का हिस्सा होती हैं क्योंकि वो सर्विसेज देती हैं और लॉज की कंप्लायंस भी मॉनिटर करती हैं। सिंपल वर्ड्स में टास्क एनवायरनमेंट वही नियर सर्कल है जहां ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता रहता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं और वो है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो लोग या ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस और एक्शन से अफेक्ट होते हैं या जिनका उस ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे इन्वायरमेंटल चेंजेस को समझना आसान होता है, इनोवेशन बेटर हो सकती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल बनती है। और दूसरी सिंपल बात यह है कि ये सही अप्रोच भी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इनपुट्स भी बाहर से लेती है और आउटपुट्स भी बाहर वालों तक पहुंचाती है। इस रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए 4 स्टेप्स दिए गए हैं। पहली, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करो। फिर हर स्टेक होल्डर ग्रुप की स्पेसिफिक इंटरेस्ट समझो। उसके बाद डिसाइड करो कि उन इंटरेस्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंस कितनी है। आखिर में ये तय करो कि हर रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए मैनेजर को किस तरह का अप्रोच यूज करना चाहिए। जैसे हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है, वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी पर्सनालिटी होती है। इसी को ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहते हैं। कल्चर शेयर्ड मीनिंग्स और बिलीव्स का सिस्टम होता है जो काफी हद तक ये डिसाइड करता है कि एम्प्लॉइज किस तरह एक्ट करेंगे। इस डेफिनेशन से 3 बेसिक बातें निकलती हैं। पहली, कल्चर इंडिविजुअल के अंदर नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परसेप्शन होती है। दूसरी, कल्चर डिस्क्राइब करती है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ये जरूरी नहीं कि उसे जज करे। तीसरी, कल्चर को समझने के लिए उसकी डायमेंशंस देखी जाती हैं। इन डायमेंशंस में इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग शामिल है, यानी लोगों को नया सोचने और रिस्क लेने की कितनी एनकरेजमेंट मिलती है। अटेंशन टू डिटेल बताता है कि प्रिसीजन और केयरफुल एनालिसिस कितनी एक्सपेक्टेड है। आउटकम ओरिएंटेशन रिजल्ट पर फोकस को शो करता है। पीपल ओरिएंटेशन ये देखता है कि डिसीजंस का लोगों पर असर कितना कंसिडर किया जाता है। कल्चर की बाकी डायमेंशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। टीम ओरिएंटेशन बताती है कि काम टीम्स के अराउंड ऑर्गेनाइज होता है या इंडिविजुअल्स के अराउंड। एग्रेसिवनेस ये शो करती है कि लोग कंपेटिटिव और हार्ड ड्राइविंग है या इजी गोइंग और कोऑपरेटिव। स्टेबिलिटी बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस को मेंटेन करना चाहती है या ग्रोथ की तरफ मूव करना चाहती है। अब सवाल यह है कि एम्प्लॉइज कल्चर को सीखते कैसे हैं। नोट्स में 2 सिंपल तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका ऑर्गेनाइजेशनल स्टोरीज हैं। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स या सिग्निफिकेंट लोगों की कहानियां होती हैं जिनसे एम्प्लॉइज को पता चलता है कि यहाँ किस चीज को वैल्यू दिया जाता है। दूसरा तरीका रिचुअल्स हैं। रिचुअल्स रेपिटेटिव एक्टिविटीज होती हैं जो की वैल्यूज को रीइंफोर्स करती हैं। इनसे ये भी समझ आता है कि कौन से गोल्स इंपॉर्टेंट हैं और किन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो सिंपल वर्ड्स में सिस्टम व्यू हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड पार्ट्स का एक होल है, एनवायरनमेंट हमें बताता है कि बाहर की फोर्सेस उस पर असर डालती हैं और कल्चर हमें समझाती है कि अंदर शेयर्ड बिलीव्स किस तरह बिहेवियर को शेप करती हैं। इसी अंडरस्टैंडिंग से मैनेजर बेटर डिसीजंस लेता है।